केवीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज़ से आज के समाचार। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर अमेरिका और वेनेजुएला से जुड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने वेनेजुएला में बड़ी सैन्य कार्रवाई करते हुए वहां सत्ता पर कब्जे का दावा किया है। इस दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बनाए जाने की खबर सामने आई है। अमेरिका का कहना है कि ये कदम लोकतंत्र बहाल करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उठाया गया, जबकि वेनेजुएला समर्थक देशों और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। इस घटना के बाद दुनिया भर में तनाव बढ़ गया है और कई देशों ने आपात बैठकें शुरू कर दी हैं। एलन मस्क ने अपने एआई टूल ग्रोक को लेकर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये टूल वैसा ही कंटेंट देता है जैसा उसे यूजर से इनपुट मिलता है, इसलिए किसी भी तरह की आपत्तिजनक या अश्लील सामग्री की जिम्मेदारी टूल की नहीं बल्कि यूजर की होती है। मस्क का कहना है कि ग्रोक को जानबूझकर ज़्यादा खुला और कम सेंसरशिप वाला बनाया गया है ताकि वो सवालों के सीधे जवाब दे सके। दरअसल हाल ही में भारत सरकार ने ग्रोक द्वारा कथित तौर पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाए जाने पर आपत्ति जताई थी और इसे हटाने के निर्देश दिए थे। सरकार का तर्क है कि भारत के आईटी कानूनों और सामाजिक मर्यादाओं का पालन सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए अनिवार्य है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर एआई की जवाबदेही, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और यूजर की भूमिका को लेकर बहस को तेज कर दिया है। कांग्रेस ने 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को तेज करते हुए 5 राज्यों केरल, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है, जिनका मुख्य काम पार्टी प्रत्याशियों की संभावित सूची तैयार करना है। इन कमेटियों की चेयरपर्सन के तौर पर वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को विशेष रूप से असम की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जो इस भूमिका में पहले से किसी राज्य का नेतृत्व नहीं कर रही थीं। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ये समिति असम में उम्मीदवारों के चयन और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में अहम भूमिका निभाएगी। अन्य राज्यों में केरल के लिए मधुसूदन मिस्ट्री, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए टीएस सिंहदेव तथा पश्चिम बंगाल के लिए बीके हरिप्रसाद को स्क्रीनिंग कमेटियों का नेतृत्व सौंपा गया है। ये कदम कांग्रेस की चुनावी रणनीति को मजबूत और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में लिया गया है। देश भर में 2026 का पहला सुपरमून देखने को मिला, जिसे वुल्फ सुपरमून के नाम से भी जाना जाता है। इस रात चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होने की वजह से सामान्य पूर्णिमा की तुलना में काफ़ी प्रभावशाली दिखाई दिया। ये लगभग 30% ज़्यादा चमकीला और 14% बड़ा नजर आया, जिससे आसमान में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। खगोल विज्ञान के अनुसार सुपरमून तब होता है जब पूर्णिमा चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा में सबसे नज़दीकी बिंदु पर होती है, जिससे चमक और आकार में ये वृद्धि होती है। भारत के कई शहरों में जैसे गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता और लखनऊ में लोग शाम को सूर्यास्त के तुरंत बाद इसे बिना किसी विशेष उपकरण के भी देख पाए और अपनी आंखों से इस खूबसूरत खगोलीय घटना का आनंद लिया। एआईएमआईएम के पूर्व सांसद और महाराष्ट्र में पार्टी के नेता इम्तियाज जलील ने हिजाब विवाद को लेकर एक तीखा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत इरादे से मुस्लिम महिलाओं को छूने की कोशिश करेगा तो वे उसका हाथ काट देंगे। ये चेतावनी उन्होंने महाराष्ट्र के जालना जिले में एक चुनावी रैली में दी, जब वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाए जाने और उत्तर प्रदेश के एक मंत्री की टिप्पणियों को लेकर सियासी मुद्दा बना रहे थे। जलील ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के प्रति उनकी पार्टी पूरी प्रतिबद्धता रखती है और उन्होंने तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों पर भी आरोप लगाए कि वे मुसलमानों के साथ अन्याय करते हैं। उनका ये बयान देश में हिजाब विवाद को लेकर बढ़ रही राजनैतिक और सामाजिक बहस के बीच आया है। हैदराबाद के रामपल्ली एक्स रोड्स इलाके में एक ज्वेलरी शॉप में घुसे 2 बदमाशों ने पिस्तौल और कुल्हाड़ी लेकर लूट का प्रयास किया, लेकिन दुकानदार ने बहादुरी से उनका सामना किया और उन्हें रोक दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि चेहरे ढके 2 आरोपी दुकान में आए, एक पिस्तौल लिए और दूसरा कुल्हाड़ी लेकर हमला करने की कोशिश करता रहा, लेकिन दुकानदार ने डटकर उनका सामना किया और उन्हें मुकाबला करने पर मजबूर किया। डर के मारे लुटेरे ज्वेलरी से भरा बैग वहीं छोड़कर खाली हाथ भाग गए, जबकि पुलिस अब आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए जांच कर रही है। उत्तराखंड के भूमका गांव के पास एक रहस्यमयी 8 मंजिला जैसी गुफा की खोज हुई है, जो अपनी अनोखी बनावट और संरचना के कारण वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को हैरान कर रही है। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार इस गुफा की गहराई और जटिल दोराही संरचना पारंपरिक प्राकृतिक गुफाओं से अलग है, जिससे भूविज्ञान के शोधकर्ता इसे भूवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन के योग्य मान रहे हैं।
उत्तराखंड सरकार ने इस स्थल को वैश्विक पर्यटन गंतव्य यानी ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, ताकि ये गुफा देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। गुफा के आसपास पर्यटन सुविधाओं, ट्रैकिंग मार्गों और सुरक्षा मापदंडों के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि यहां आने वाले जो भी शोधकर्ता, रोमांचक यात्री या दर्शक हों, उन्हें बेहतर अनुभव मिल सके। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा की मौत से जुड़े मामले में पुलिस ने असिस्टेंट प्रोफेसर अशोक कुमार समेत 3 अन्य छात्राओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और सरकार ने आरोपित प्रोफेसर को तुरंत निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया है। ये कदम तब उठाया गया जब परिवार द्वारा दिए गए वीडियो में छात्रा ने आत्मघाती मानसिक तनाव और यौन उत्पीड़न तथा रैगिंग के गंभीर आरोप लगाए थे। आरोपी प्रोफेसर को कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल यानी अंतरिम जमानत प्रदान की है, जबकि वो जांच में सहयोग देने को तैयार रहने का दावा कर रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए यूजीसी ने भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी यानी तथ्य जांच कमेटी गठित की है, जो घटना के सभी पहलुओं, रैगिंग, यौन उत्पीड़न और छात्रा की मौत की परिस्थितियों की जांच करेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी। राज्य सरकार और आयोग ने ये भी कहा है कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जबलपुर मध्य प्रदेश में दिन ब दिन एक डॉक्टर की निर्मम हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के सहजपुर ब्रिज के पास दोपहर के समय जब 27 वर्षीय डॉक्टर महेंद्र साहू अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठे थे, तभी 2 बाइकों पर सवार 6 नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और चाकुओं से बेरहमी से हमला कर दिया, जिसमें उनके गले और शरीर पर 11 से अधिक घाव आए और डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध बाइक सवार 6 आरोपी दिखाई दे रहे हैं, जिनकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए 3 अलग-अलग टीमों ने छानबीन शुरू कर दी है। घटना ने स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल बना दिया है, जबकि पुलिस ने डॉग स्क्वाड तथा फॉरेंसिक टीम सहित कई स्तरों पर जांच तेज कर दी है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने और न्यायिक प्रक्रियाओं का सामना कराने के लिए न्यूयॉर्क लाने का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार विशेष सैन्य कार्रवाई के दौरान मादुरो को हिरासत में लिया गया और उन्हें हथकड़ी पहनाकर अमेरिका लाया गया, जहां उन पर ड्रग्स तस्करी, नार्को टेररिज्म और हथियार मामले जैसे गंभीर आरोपों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। इसके चलते वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है, जिससे देश में अस्थायी नेतृत्व जारी रहेगा। अमेरिका ने इस कदम को देश में वैध व्यवस्था बहाल करने और नार्को तस्करी से निपटने के उद्देश्य से लिया बताया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्रवाई को संप्रभुता का उल्लंघन और तनावपूर्ण कदम के रूप में देखते हुए कई देशों ने आलोचना भी की है। भारत U19 क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका U19 को पहले यूथ वनडे मैच में 25 रन से हराया, जो बारिश और आकाशीय बिजली की वजह से डकवर्थ लुइस टर्न पद्धति से तय हुआ। दोनों टीमों के बीच बेनोनी, साउथ अफ्रीका में खेले गए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 301 रनों का मजबूत स्कोर बनाया, जिसमें हरवंश पंगालिया ने 93 रनों और RS अमरीश ने 65 रनों की शानदार 50 लगाई, जिससे टीम संकट से निकलकर आगे की पोजीशन हासिल कर पाई। विपक्षी टीम 148/4 रहे जब बारिश के कारण खेल रोक दिया गया और DLS के आधार पर भारत को जीत दी गई। इस जीत के साथ भारत को सीरीज में 1-0 की बढ़त भी मिली है। इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी इस मैच में कप्तान थे और यूथ वनडे के इतिहास में सबसे कम उम्र के कप्तान बनकर रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 से बाहर कर दिया गया है, जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने BCCI के निर्देश के बाद उन्हें अपनी टीम से रिलीज कर दिया। इस कदम का कारण बढ़ते राजनीतिक और सामाजिक विवाद बताया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित तौर पर हमले के चलते वहां भारत में चिंता और विरोध की आवाजें उठ रही थीं, जिससे कुछ समूहों ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को IPL में खेलने के खिलाफ दबाव बनाया था। BCCI ने KKR को कहा कि वे मुस्तफिजुर को टीम से हटाएं और जरूरत पड़ने पर प्रतिस्थापन खिलाड़ी भी ले सकते हैं, जिससे वो आगामी सत्र का हिस्सा नहीं होंगे। ये निर्णय खेल और राजनीति के बीच की संवेदनशील स्थिति को दर्शाता है और इस पर देश भर में बहस भी हो रही है। भारत का बांग्लादेश दौरा रद्द या स्थगित होने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव गंभीर रूप से बढ़ गया है, जिससे BCCI ने सीरीज को मुंबई, दिल्ली और ढाका में खेलने पर अभी सहमति नहीं दी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सितंबर 2026 में 3 वनडे और 3 T20 मैचों की योजना घोषित की है, लेकिन BCCI ने सुरक्षा और कूटनैतिक स्थितियों को देखते हुए इस दौरे पर होल्ड या फ्रीज का कदम उठाया है और अभी तक भारतीय टीम को भेजने की पुष्टि नहीं की है।
आज उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कड़ाके की सर्दी के साथ सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया रह सकता है, जबकि दिन में हल्की धूप निकलने से कुछ राहत मिलती है। अधिकतम तापमान सामान्यतः 15 to 22 डिग्री और न्यूनतम 4 to 10 डिग्री के बीच रह सकता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम आमतौर पर शुष्क, सुबह हल्की धुंध और दिन में साफ से आंशिक बादल वाले आसमान के साथ रहता है, जहां दिन का तापमान लगभग 20 to 27 डिग्री और रात का 8 to 14 डिग्री तक हो सकता है। पश्चिमी भारत के राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में मौसम अधिकतर साफ या हल्के बादलों वाला, दिन में सुहावना और रात में हल्की ठंड के साथ रहता है, जहां अधिकतम तापमान 25 to 32 डिग्री और न्यूनतम 12 to 20 डिग्री के आसपास रह सकता है। पूर्वी भारत के राज्यों बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी के मैदानी भागों में ठंड के साथ कोहरा छाया रह सकता है, जबकि कोलकाता और तटीय पश्चिम बंगाल में हल्की ठंड और नमी वाला मौसम रहता है। पूर्वोत्तर राज्यों में सुबह और रात ठंडी, कई जगह कुहासा और दिन में हल्की धूप या बादल बने रह सकते हैं। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।